श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग दिव्य भाव परिशिष्ट काशीपुर का उद्यान भवन। जय ठाकुर, जय मां, ओम शिव शिव शिव। कलकत्ते के उत्तर भाग में जो चौड़ी सड़क प्रायः 3 मील दूर बराहनगर को बाग बाजार मोहल्ले के साथ जोड़ती है, उसी पर काशीपुर का उद्यान भवन अवस्थित है। बाग बाजार पुल के उत्तर से लेकर उद्यान के कुछ दूर दक्षिण में अवस्थित काशीपुर के चौराहे तक रास्ते के प्रायः दोनों ओर ही गरीब कुली मजदूर वर्ग की झोपड़ियां तथा उनकी दैनिक उपयोगी वस्तुओं की छोटी छोटी दुकानें थी। बीच बीच में कुछ पक्के मकान जैसे पटुए की गांठ बांधने की कोठी, दास कंपनी का लोहे का कारखाना, रेली साहब की कोठी, 1-2 उद्यान भवन या रहने के मकान और काशीपुर चौराहे के वायव्य दिशा में पुलिस चौकी तथा अग्निशामक यंत्र रखने की कोठी थी। इसी के पश्चिम ओर कुछ दूर में सर्वमंगला देवी का सुप्रसिद्ध मंदिर मानव मनुष्यों में विषम अवस्था भेद के साक्षी रूप में खड़ा था। सियालदह स्टेशन की विस्तृति होने से आजकल उस रास्ते के किनारे बहुत से टीन के छप्पर वाले गोदाम आदि बन जाने से पहले उसका जो कुछ सौंदर्य था वह भी नहीं रह गया है। आज इस प्राचीन रास्ते की सुंदरता न रहने पर भी इतिहासकारों की दृष्टि में इसका कुछ मूल्य है। सुना जाता है इसी मार्ग से जाकर नवाब सिराजुद्दौला ने गोविंदपुर के अंग्रेजी किले पर अधिकार किया था और बाग बाजार से लगभग आधे मील उत्तर उसी के एक भाग में विश्वासघातक नवाब मीर जाफर का महल था। इस प्रकार बाग बाजार से काशीपुर चौराहे तक का रास्ता देखने में सुंदर न होने पर भी इसके आगे बराहनगर बाजार तक का लंबा मार्ग देखने में खराब नहीं था। इस चौराहे से थोड़ा उत्तर बढ़ने पर मोती झील का दक्षिणांश तथा दूसरी ओर रास्ते के पूर्व हमारे परिचित महिमाचरण चक्रवर्ती का सुंदर भवन विद्यमान था। रेल विभाग ने आजकल इस भवन के चारों ओर के उद्यान का अधिकांश भाग खरीदकर बीच से ही रेल की एक शाखा गंगा तट तक बढ़ाकर इसे एकदम नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। कुछ दूर उत्तर ओर आगे बढ़ने पर बाईं ओर मोती झील का उत्तरांश तथा रास्ते के उस पार काशीपुर उद्यान की ऊंची दीवार और लोहे का फाटक दिखाई पड़ता है। मोती झील के पश्चिमांश में रास्ते के किनारे गंगा तट पर कई सुंदर उद्यान भवन थे। इनमें मतीलाल शील का उद्यान बहुत सुंदर था। यह अब कलकत्ता इलेक्ट्रिक कंपनी के हाथ में आकर अपना पूर्व सौंदर्य खो चुका है तथा कर्म और व्यवसाय की हलचल और कोलाहल से पूर्ण हो गया है। मतिशील के उद्यान के उत्तर गंगा तट पर बसाक बंधुओं का
एक टूटा फूटा मकान था। उस रास्ते से उस जीर्ण शीर्ण मकान तक के मार्ग के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे झाऊ के वृक्षों की कतार थी। उनकी अपूर्व शोभा और सुरीली आवाज नेत्र तथा कर्ण को बड़ी सुखकर थी। काशीपुर उद्यान भवन में श्री रामकृष्ण देव के निकट रहते समय हम लोग शील महाशय के उस उद्यान में प्रायः गंगा स्नान को जाया करते थे। उस घाट के किनारे वाली गुंजा फूल की झाड़ियों के पुष्प श्री रामकृष्ण देव पसंद करते थे, अतः वहां से वे फूल चुनकर हम लाते और उन्हें उपहार स्वरूप भेंट किया करते थे। कभी कभी हम उस अपूर्व झाऊ वृक्षों से सुशोभित पथ से जाकर बसाक बंधुओं के सुनसान उद्यान भवन में पहुंचकर गंगा तट पर बैठते थे। उस उद्यान के कुछ उत्तर श्री प्राणनाथ चौधरी का चौड़ा स्नान घाट तथा उसके उत्तर में सुप्रसिद्ध लाला बाबू की पत्नी रानी कात्यायनी का सुंदर गोपाल मंदिर था। उस स्थान में भी हम कभी कभी स्नान करने तथा गोपाल जी के दर्शन के लिए जाया करते थे। रानी कात्यायनी देवी के दामाद श्री गोपाल चंद्र घोष काशीपुर उद्यान भवन के स्वामी थे। भक्तों ने उन्हीं से श्री रामकृष्ण देव के रहने के लिए यह भवन 80 रुपये मासिक किराए पर पहले 6 मास और उसके बाद 3 मास के लिए लिया था। श्री रामकृष्ण देव के परम भक्त शिमला मोहल्ले के निवासी सुरेंद्रनाथ मित्र ने उस किराए नामे पर दस्तखत करके किराए का भार लिया था। बड़ा न होते हुए भी काशीपुर का उद्यान भवन बहुत ही रमणीय था। लगभग 14 बीघे जमीन पर यह उद्यान भवन अवस्थित था। उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम में यह जमीन कुछ अधिक लंबी थी और इसके चारों ओर 4 दीवारें थी। उद्यान की उत्तर सीमा के प्राय मध्य में पास पास 4 छोटी छोटी कोठरियां थी। ये रसोई और भंडार के लिए थी। इन कोठरियों के सामने उद्यान पथ के दूसरी ओर एक 2 मंजिला पक्का मकान था। ऊपर के मंजिल में 2 और नीचे 4 कमरे थे। नीचे के कमरे में बीच का कमरा हॉल जैसा था। इसके उत्तर में 2 छोटे कमरे थे और पश्चिम के कमरे से लकड़ी की सीढ़ी द्वारा 2 मंजिले का रास्ता था तथा पूर्व दिशा का कमरा श्री मां के लिए निर्दिष्ट था। पूर्व से पश्चिम का विस्तृत चौड़ा हॉल तथा दक्षिण का कमरा, जिसके पूर्व की ओर एक छोटा बरामदा था, वह भक्तों तथा सेवकों के बैठने उठने के काम आता था। नीचे के हॉल के ऊपर 2 मंजिले पर उसी के समान एक बड़ा कमरा था। इसी में श्री रामकृष्ण देव रहते थे। इसके दक्षिण ओर मुजेरी से घिरी हुई एक छोटी छत थी, जिस पर श्री रामकृष्ण देव कभी कभी टहलते या बैठते थे। उत्तर की ओर सीढ़ी के कमरे के ऊपर एक छत थी। श्री मां के लिए निर्दिष्ट कमरे के ऊपर भी वैसा ही एक छोटा कमरा था। इसमें श्री रामकृष्ण देव स्नान करते थे। रात को
एक दो सेवक वहां रहते भी थे। रहने के मकान के पूर्व और पश्चिम की कुछ सीढ़ियां चढ़कर नीचे के हॉल में आने का रास्ता था। इसके चारों ओर ईंट का बना सुंदर उद्यान पथ लगभग गोलाकार रूप से प्रसारित था। इस उद्यान के नेतृत्व कोण में पश्चिमी दीवार से लगे दरवानों के लिए कुछ छोटे कमरे और इसके उत्तर में लोहे का फाटक था। गाड़ी जाने का चौड़ा रास्ता उस फाटक से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व अर्धचंद्राकार रूप में बढ़कर भवन के चारों ओर गोलाकार पथ से मिला हुआ था। भवन के पश्चिम ओर एक छोटा पोखर था। हॉल में प्रविष्ट होने के पश्चिम की सीढ़ियों के दूसरी ओर उद्यान पथ के उस पार उस पोखर में उतरने की सीढ़ियां थी। उद्यान के उत्तर पूर्व कोने में इस पोखर से 4-5 गुना एक बड़ा पोखर और था तथा उसकी वायव्य दिशा में 2-3 कमरे थे। इसके सिवाय बगीचे की वायव्य दिशा की ओर छोटे पोखर के पश्चिम में एक अस्तबल था तथा उद्यान की दक्षिण सीमा की दीवार के मध्य भाग के सामने मालियों के लिए 2 टूटे फूटे ईंट के कमरे थे। उद्यान के अन्य सभी स्थानों में आम, कटहल, लीची, केले आदि के वृक्ष थे और बगीचे के भीतर के रास्ते के दोनों ओर बहुत से फूल के पौधे थे। इन दोनों पोखर के पास की भूमि का बहुत सा भाग तरकारी, भाजी पैदा करने के लिए रख छोड़ा गया था। बड़े बड़े वृक्षों के बीच हरी घास के भूमिखंड उद्यान को और भी अधिक रमणीक बना रहे थे। इस उद्यान भवन में श्री रामकृष्ण देव मार्गशीर्ष के अंतिमार्ध में आकर बंगाब्द सन 1291 के शीत और बसंत काल में तथा सन 1292 के ग्रीष्म और वर्षा काल में रहे थे। उन 8 महीनों में एक ओर तो रोग दिन प्रतिदिन बढ़कर उनके दीर्घ बलिष्ठ शरीर को जीर्ण तथा भग्न करके सूखी ठटरी मात्र में परिणत कर रहा था तथा दूसरी ओर उनका संयम सिद्ध मन रोग यातना की परवाह न कर व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप में जो कार्य इससे पहले प्रारंभ किया गया था उसकी समाप्ति के लिए निरंतर नियुक्त रहकर आवश्यकता अनुसार उन्हें शिक्षा दीक्षा देने में प्रवृत्त था। इतना ही नहीं, श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में रहते समय अपने बारे में जो भविष्य की बातें भक्तों से प्रायः कहा करते थे, जैसे जाने के अर्थात शरीर त्याग के पहले मैं भरे बाजार में हंडी फोड़ दूंगा, अर्थात निज देव मानव भाव सबके सामने प्रकट कर दूंगा। जब अधिक लोग मेरी दिव्य महिमा का विषय जान जाएंगे और गुप्त रूप से उसकी चर्चा करने लगेंगे, तब अपना शरीर दिखाकर यह चोला नहीं रहेगा
मां जगन माता की इच्छा से यह टूट जाएगा। भक्तों में कौन कौन अंतरंग और कौन कौन बहिरंग हैं, यह इसी समय अर्थात उनकी शारीरिक अस्वस्थता के समय निर्धारित हो जाएगा इत्यादि। और इन बातों की सफलता को हम प्रतिदिन यहाँ प्रत्यक्ष देखते थे। नरेंद्रनाथ आदि भक्तों के संबंध में उनकी भविष्यवाणी की सफलता को भी हम यहाँ ही समझ सके थे। जैसे मां तुझे अर्थात नरेंद्र को अपने काम के लिए संसार में खींच लाई है। तुझे मेरा अनुसरण करना ही होगा, तू जाएगा कहां? ये सब बालक भक्त मानो होमा पक्षी के बच्चों की तरह है। होमा पक्षी आकाश में बहुत ऊंचे पर उड़कर अंडे देता है। अंडे तेजी से पृथ्वी की ओर गिरने लगते हैं। डर लगता है कि पृथ्वी पर गिरकर वे चूर चूर हो जाएंगे, परंतु वैसा नहीं होता। भूमि छूने के पहले ही वे अंडे फूट जाते हैं और बच्चे निकल आते हैं। ये बच्चे अपने पंख फैलाकर पुनः आकाश में उड़ जाते हैं। ये भक्त लोग भी उसी प्रकार गृहस्थी में फंसने के पहले ही उसे छोड़कर ईश्वर की ओर अग्रसर हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त नरेंद्रनाथ के जीवन को गठित करके उनके ऊपर अपनी भक्त मंडली, विशेषकर बालक भक्तों का भार सौंपना तथा उन्हें परिचालित करने आदि की शिक्षा दीक्षा भी श्री रामकृष्ण देव ने इसी स्थान में संपन्न की थी। कहने की आवश्यकता नहीं, इन्हीं कारणों से काशीपुर उद्यान में साधित श्री रामकृष्ण देव के कार्यों का विशेष महत्व रहा है। वह स्थान जहां श्री रामकृष्ण देव के जीवन के ऐसे महत्वपूर्ण कार्य साधित हुए थे और जिस स्थान की पुण्य स्मृति हृदय में धारण कर मनुष्य चिरकाल तक उनके जीवन के अलौकिक कार्यों का स्मरण कर विमल आनंद का अधिकारी होता रहे, यह प्रबल इच्छा सभी के मन में स्वतः जागृत हो उठती है। परंतु हाय, आज उस स्थान के बारे में कुछ विघ्न उपस्थित हुआ है। हमने सुना है कि इस उद्यान भवन को रेल कंपनी हथिया लेना चाहती है। अतः प्रतीत होता है कि श्री रामकृष्ण देव का यह अपूर्व लीला स्थल शीघ्र ही रूपांतरित होकर कोई जूट गोदाम में या अन्य किसी श्रीहीन पदार्थ में परिणत हो जाएगा। आनंद का विषय है कि बेलूड़ मठ के रामकृष्ण मठ के अधिकारी इस उद्यान भवन को खरीदकर अपने अधिकार में ले आए हैं। श्री रामकृष्ण देव की स्मृति यहाँ उपयुक्त रूप से सुरक्षित है। अतः यदि विधेर्म नशि स्थितम कहकर इस बात का हम यहीं पर उपसंहार करते हैं। जय ठाकुर, जय मां।